क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में, और आप अगर जाओगे वोट देने तो किन मुद्दों को लेकर जाओगे? सिटीज़ तो आगे बढ़ेगी, वो हमारा इकोनॉमी का रूल है कि जितना पैसा आएगा सिटी आगे बढ़ेगा। गांव कितने आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करूंगा कि वो बेटर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, करप्शन कम करें, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी करप्शन करती है। क्या है कि अगर कोई हिंदू बीजेपी को वोट नहीं डालता है तो वो देशद्रोही है। कैसे देख रहे हैं आप इस वाक्य को? लगता है कि कांग्रेस पे इस बार बहुत प्रेशर है कि बहुत बुरी तरह उनका हाल हुआ है, तो उनको प्रेशर होगा कि वो जो वादे कर रहे हैं वो उनको पूरा करना होगा, वरना पब्लिक उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी। कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे देख पा रहे हैं आप? और अगर मैं पीएम के चेहरे पे बात करूं तो क्या लग रहा है आपको, कौन देखिए पहले, और इन्होंने फार्मर्स का बोला था। देखो मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ जो फार्मर्स बैठे थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअल फार्मर्स नहीं थे। नफरतों के बीच में मोहब्बत बांटने निकला हूँ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ पाया है कुछ 2024 के चुनाव में? वो पैदल चलना, वो मेहनत दिखेगा? धारा 370 अभी हटाया गया है कश्मीर से। उसके हटने से पहले उन्होंने क्यों हिम्मत नहीं किया कि वो कश्मीर तक पैदल चल सकें? उस समय तो नफ़रत था ना। अगर वो उस समय चलते तब हम मानते कि हाँ भाई नफ़रत थी, उन्होंने नफ़रत के बाज़ार में अपना मोहब्बत खिलाया है करके। जो ऑपोजिट पार्टी है, जब लद्दाख की जब लड़ाई चल रही थी, जब मणिपुर की लड़ाई चल रही थी, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब वो कहाँ थे? कोई कह रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर या कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलने से देश विकास की राह पे नहीं चल पड़ेगा, और मोहब्बत बांटने से गरीबों का पेट मोहब्बत से नहीं भरेगा। तो कोई कह रहा है कि 16-18 घंटा काम करने के बावजूद भी देश आज बहुत से क्षेत्रों में पीछे है। ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे इंडेक्स आए हुए हैं, बहुत सारे डाटा है। तो इन दोनों वाक्यों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक इस लिहाज से भी कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। आज 26 अप्रैल है। भारत में दूसरे चरण पे लोकसभा चुनाव का मतदान आज होने वाला है, और छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में आज दूसरे चरण में मतदान पड़ेंगे। तो परंपरागत रूप से हम हर कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ के छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं रिसाली, यहाँ पर थॉमस कॉलेज है। यहाँ के जो छात्र हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं पॉलिटिक्स पे बातचीत करने के लिए, तो हम पहुँच गए इनसे बातचीत करने के लिए, और इनसे समझेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इनके पास क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालने वाले हैं, और प्रधानमंत्री के पद में किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितना माहौल बना पाया है और किसके पक्ष में लग रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, बीबीए कर रहे हैं। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव इलेक्शन, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि माहौल दिख ही नहीं रहा है? जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि माहौल दिख नहीं रहा है। पूरे अच्छे चरण पे चल रहा है सब चीज़। और आप मेरा ओपिनियन अगर चाहें तो मैं यही बोलूँगा कि अभी मुझे नरेंद्र मोदी का कोई कंपेटिटर दिख नहीं रहा है, कोई बेटर फेस नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ जी। बट अभी एक हमारी कंट्री को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सब चीज़ को मैनेज कर सके। एंड उनके अपोजिशन में मुझे कोई भी एक वर्दी अपोनेंट नहीं दिख रहा है जो उनको मतलब कोई चैलेंज दे सके। तो मैं इसलिए भले ही सपोर्ट ना करूं बट उनको चाहूँगा मैं। क्यों चाहेंगे? ऐसा कौन सा काम है जिसको देख के लगता है आपको कि ये काम है, हुआ है, और इसके बदले मैं इनको चाहूँगा कि फिर से एक बार मौका मिले? जी, मैं इसलिए चाहूँगा क्योंकि उनके मतलब उनके गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पूरा उनका जो हिस्ट्री रहा है, उन्होंने जैसा फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करी हैं, ऐसी कभी यूपीए सरकार में हमें देखने को नहीं मिली है। इस चीज़ का मैं सपोर्ट करता हूँ। और मोदी गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करूँगा कि वो बेटर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, करप्शन कम करें, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी करप्शन करती है। और मोदी गवर्नमेंट भी हो रहा है ये, तो वो कोई नया चीज़ नहीं है। अगर वो सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, उसको इंडिपेंडेंस दे सकें, इंडिपेंडेंट एजेंसी रखें उसे, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो सकता है। लोगों पे दबाव कम पड़ेगा। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो बेटर होगा, जो मोदी गवर्नमेंट में मुझे नहीं दिखा है। ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, वो इस बार नहीं दिखा है तो जी। अब मैं चाहता 2024 हूँ में क्या चाहते हैं? कि ये चीज़ ठीक हो। अच्छा, और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में काम हो। एम्प्लॉयमेंट में? हाँ, बाकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बट हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, उसे ग्रो करना है, तो हमें एजुकेशन और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे? ये दो जो आप मुद्दे बता रहे हैं, दो हैं। एम्प्लॉयमेंट और
एजुकेशन। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एक है मेरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, अच्छा, हाँ। हमारा लॉ एंड ऑर्डर Law है, and order, जो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी, जो गवर्नमेंट का जो दबाव पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको दिख रहा दबाव पड़ रहा है? जी, अच्छा। मेरे पास मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो हम साफ दिख सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हुआ, चाहे कोई भी हुआ, पैसा और पावर दबा देता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के उसको, वो अच्छे से फिर काम नहीं कर पाते हैं। जी। वो चीज़ अगर मोदी गवर्नमेंट अगर मेंटेन कर ले जी। तो उनके, मेरे को नहीं लगता और कोई कॉम्पिटिटर बन भी सकता उनको कभी। ठीक। इसमें लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम नमस्ते, मेरा नाम चिराग देशमुख है। बताइए। जी, पढ़ाई किस चीज़ मैं बीबीए का अभी सेकेंड सेमेस्टर पे हूँ मैं। जी। मेरा यही मानना है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने जितना काम किया वो पिछले सत्र पे तो हमें दिखा नहीं। मेन अभी मेरा मुद्दा यही है, मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा यही है कि बिज़नेस के लिए थोड़ा ज़्यादा हम लोग को वो करना चाहिए। वो आगे बढ़ा रहे हैं, अभी नए एंटरप्रेन्योर जितने हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, इस गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। अभी भी आप जाएंगे जिला उद्योग में, जाइए आपको वहाँ पे सब्सिडीज़ मिल जाएंगी, हेल्प मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्प कर रहा है। मेन मेरा यही मानना है कि एजुकेशन में तो ध्यान दे ही रहे हैं। अब गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, करप्शन सभी करेंगे, कुछ ज़्यादा कर देते हैं, कुछ कम करते हैं, और मेन तो वही है, जो है वही चलना चाहिए। तो क्या मतलब क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? आप जब बटन दबाने जाएंगे किसी भी पार्टी का, तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? सोचिए कि हाँ, इन मुद्दों पे मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मेरे को इन 5 सालों में या पिछले 10 सालों में जो भी मौजूदा सरकार रही है, उन्होंने ये सब काम नहीं किया है, तो इस पे वो काम करे, ये सोच के मैं जाऊँगा वोट डालने। ये बहुत सारे काम हैं जिस पे उन्होंने नहीं किए हैं, अब उसमें तो अभी गिनाना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उन लोग किए हैं, तो वो देना बनता है। जैसे देखा जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतना बढ़ चुका है, एम्स आपके बढ़ गए हैं, एयरपोर्ट्स बढ़ गए हैं, हमारी इकोनॉमी पे इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है। मेन वही है, हमारा तो होगा ही होगा, पहले देश आगे बढ़ जाए फिर हम भी आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा। और जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, बिज़नेस से होगा। जितने ज़्यादा हमारे ही देश पे बिज़नेस आएंगे, नई कंपनीज आएगी, तो हमारा और इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे बाहर की कंपनीज यहाँ के अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पहले जो आपको चीज़ महंगी मिलती थी अभी वो सस्ती मिल रही है। जी। तो यही है, ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब देखते हैं, अगर सरकार चेंज होती भी है इस बार, तो मेरा ये माने उनको भी ऐसा काम करना चाहिए। क्या है, उनकी बहुत सारी खामियां भी हैं, उनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही एक सरकार चलते रहे। तो पीएम के चेहरे में मतलब किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? अभी तो जो है वो आ गया तो भी बढ़िया है, नहीं आया तो भी ठीक है। कौन है? नाम ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा। अब वो तो आएंगे ही आएंगे, सबको पता ही है। जी। अब वो देखते हैं अच्छा, कितने तो इस बार बोल रहे हैं कि 400 पार कर देंगे हम, क्या लग रहा है? वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो थोड़ा बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है उन लोग। अच्छा, जैसे 400 पिछले बार विधानसभा में कांग्रेस सरकार थी। हाँ, वो तो थी। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत कॉन्फिडेंस वो था। अच्छा। मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ घर से, लेकिन जैसा ओवर कॉन्फिडेंस इन लोग रखे हैं वैसा नहीं रखना चाहिए। 400 पार तो नहीं बोलना चाहिए, 270 उससे ऊपर आ जाए तो बहुत बढ़िया है वो। मेन अगर बहुमत में सरकार बन जाए वही ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है, मैं फाइनल सेमेस्टर जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अरे क्या बात है जी। जी, बताइए फिर लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम जिस तरह की पढ़ाई करते हैं उसमें प्रिंसिपल्स में हम बहुत बिलीव करते हैं। जी। तो जिस तरीके का अभी सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें लग रहा है कि भाजपा के जाने का समय आ चुका है। मोदी का भी जो राजस्थान में स्पीच था, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी हेजिटेट कर रही है एक्शन लेने में, तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो करप्शन और ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करते थे, अभी पूरा वो सरकार के कंट्रोल में ऐसे जा चुके हैं, ऐसा लगता है। और करप्शन की भी आप बात कर लें तो मोदी जी खुद ही कहा करते थे कि अजीत पवार जो थे उनको चक्की पीसेंगे, जेल में डालेंगे। अभी बीच में उनको क्लीन चिट दे दिया जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो करप्शन को मुझे लगता है बीजेपी को एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि अब हम कुछ भी कर ले, लोग हमको ही वोट देंगे। अच्छा, बहुत से नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस, बहुत दिग्गज प्रवक्ता है कांग्रेस, अच्छा चेहरा है, वो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया कांग्रेस छोड़ के, तो उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या कमी नज़र आ रही हुई कांग्रेस के बीच में? मुझे लगता है कांग्रेस कभी अपनी एक अच्छी आइडियोलॉजी नहीं बना पाया। वो हमेशा पावर को ही चेस कर पाया है, और लोग कांग्रेस अगर ज्वाइन किए होंगे तो वो उनको पावर के लिए ही था। कांग्रेस कभी भी गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन सोशलिज्म, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो कभी वो इन्फोर्स नहीं कर पाई, वैसे लोगों को चुन भी नहीं पाई। तो उनको जैसे ही कोई और टिकट मिला तो वो ले लेते हैं, ऐसा लग रहा है।
क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में, और आप अगर जाओगे वोट देने तो किन मुद्दों को लेकर जाओगे? बीजेपी के टाइम में कोविड का जो मिसमैनेजमेंट था वो मैं भूल नहीं सकता, मेरे को अच्छे से याद है कि उस समय कितना पैनिक था। और उसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जब मैंने देखा तो उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरी प्रॉमिस की है। अब देखते हैं वो करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पे इस बार बहुत प्रेशर है कि बहुत बुरी तरह उनका हाल हुआ है, तो उनको प्रेशर होगा कि वो जो वादे कर रहे हैं वो उनको पूरा करना होगा, वरना पब्लिक उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी। तो अच्छा रहेगा अगर एक रिजीम चेंज होता है तो। ठीक है। आपका क्या कहना है? विकास कुमार मेरा नाम है, बीजेएमसी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, यहीं पढ़ रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहा हूँ। पूछिए क्या सवाल है आपका। बताइए कि लोकसभा चुनाव जो आप देख जी। रहे हैं, माहौल बना हुआ जी है जी देश में, जी वो किस तरफ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर देखा जाए ना तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा लेके बीजेपी चुनाव में कूदी हुई है। राष्ट्रीय मुद्दा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपना बता रही है वो कि हम अगले 5 सालों में कि हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद राम मंदिर का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चों में है। ठीक है, तो इससे हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो आगे बढ़ रही है, और उन्होंने मतलब ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्र के मुद्दे पे कि हमारा देश नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बन रही है, यही हो रहा है। नहीं, मुद्दे जो मंदिर वाले जो मुद्दे थे या फिर 370 वाली जो चीज़ें थी वो तो हो चुकी। वो 2019 का मुद्दा था कि आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम ये करेंगे, वो हो गया। 2024 के लिए कुछ बचा है कि नहीं मुद्दा? 2024 के लिए तो मुझे लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो मतलब जिस अवतार से वो उतरी हुई है, उनके पास 2 ही मुद्दा है, या तो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाना या फिर राम मंदिर का ही मुद्दा बार बार सामने आ रहा है। यही 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये है कि 2019 में जो एक स्ट्राइक हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उस बेस पे वो चुनाव लड़ रहे थे और जहाँ भी प्रचार करने के लिए जा रहे थे वो यही चीज़ बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि लोकल मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ऐसा? हाँ, नेशनल मुद्दा मतलब नेशनल। तो कोई भी पार्टी नज़र आ रही है क्या इस बार चुनाव में कि जो लोकल मुद्दे पे बात कर रही हो? लोकल मुद्दे पे जैसे अब देखा जाए तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। कोई पार्टी नज़र नहीं लगता है। अब निर्दलीय लोग होंगे तो वो अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे देख पा रहे हैं आप? और अगर मैं पीएम के चेहरे पे बात करूं तो क्या लग रहा है आपको, कौन आ देखिए, पहले कांग्रेस को अगर देखा जाए तो पहले पन्ना वो जुलाई में जाएंगे, इंडिया अलायंस बना था। जी। कांग्रेस कभी भी अकेले चुनाव में नहीं कूद रही थी, आप देखे भी होंगे। इंडिया अलायंस बना था, तो इंडिया अलायंस बना था तो बहुत सारे पार्टी का मीटिंग हुआ था अलग अलग स्टेट में। बेंगलुरु में हुआ था, पटना में हुआ था, उसके बाद मुंबई में भी हुआ था। लेकिन एकाएक करके धाराशाही की तरह पार्टियाँ छूटते जाई, जैसे नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो कांग्रेस भी ना अपने आप को उतना वो नहीं समझ पा रही कि मैं इस चुनाव में अच्छे से कूद रहा हूँ। भले हाँ 1-2 स्टेट में पिछले बार उनका चुनाव में अब जीत हुआ था, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि मतलब हम जब तक गठबंधन नहीं करेंगे ना मजबूती से, तब तक हम उनको हरा नहीं सकते हैं, नरेंद्र मोदी या बीजेपी को। यही कहना है। और भी यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राजस्थान के ना एक वो है कैंडिडेट है जो लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हिंदू बीजेपी को वोट नहीं डालता है तो वो देशद्रोही है। कैसे देख रहे हैं आप इस वाक्य को? ये तो गलत बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है, अगर आप हिंदू हो और अगर आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आप देशद्रोही हो, ऐसा तो मैं नहीं मानता। क्योंकि सबके आइडियोलॉजी डिफरेंट होते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग रहता है। तो वैसे देखा जाए तो जो सेंटेंस बोला गया वो बिल्कुल गलत है और ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि तुम अपने आइडिया को किसी और पे थोप रहे हो और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। हाँ, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवाल उठते आते हैं, जैसे चुनाव का सामने आते हैं वैसे ईवीएम को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर उस पर सवाल उठते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ये बोलती है कि धर्म के नाम पे, भाषा के आधार पे कोई वोट नहीं मांगेगा। बड़े बड़े स्टेज से धर्म को लेकर और भाषा को लेकर एक समाज, एक समुदाय को लेकर किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी नहीं किया जाएगा, या तो फिर अगर वो टिप्पणी करता है तो वो उल्लंघन करता है। तो क्या इस बार देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंच से भाषा समुदाय के ऊपर बात की जा रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्या सक्रिय नहीं है? सक्रिय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमने देखा है वहाँ पे भाषा, अपने रिलीजन को लेके अपने आप को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो रिलीजन के हिसाब से भी गलत है। अगर आप एक रिलीजन का सहाय लेके आप अपने आप को अगर प्रमोट कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि देश में एक हमारी इंडिया में रिलीजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। सब अपने जान प्राण को देखकर अपने रिलीजन को बचाते हैं, और तुम अगर उसको पॉइंट करके अपना जो क्या बोलते हैं जो एक्टिविटीज़ या जो उनका जो प्रोग्रेस ना दिखा के तुम एक सॉफ्ट पॉइंट को पकड़ के तुम अगर अटैक करते हो तो वो तो गलत बात है। और बहुत सारे जगह पे ईडी काम नहीं कर रही है,
वो काम होना चाहिए पर वो काम नहीं हो रहा है तो गलत बात है, और सक्रिय होना चाहिए और लोकल एरियाज़ में जाना चाहिए, क्योंकि सिटीज़ में भले उतना ना हो पर गांव जैसे जगह पे जहाँ पे लोग का दिल में बसे हैं उनका रिलीजन, उनके भगवान, वहाँ पे जाके और ईडी को सक्रिय होना चाहिए ये सबको लेके, मेरा कहना ही है। पीएम के चेहरे में किसको देख पा रहे हैं? दो ही चेहरे सामने नज़र आते हैं, एक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोग तो बहुत सारे शब्दों से उनको पुकार लेते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए मेरा कहना ये है कि भले कोई भी आए, आना वो चाहिए जो लोगों को समझ सके, जो लोगों की परिस्थितियाँ समझ सके। अब ये नहीं कि तुम बोल रहे हो कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हारे काम देखे जाएंगे, आपके काम देखे जाएंगे, आप क्या करना चाह रहे हो। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो युद्ध ज़्यादा है, युद्ध बहुत बढ़ रही है, युद्ध का एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। आप अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में अपनी इंडिया बहुत कम में है। वो सब अभी आप बस इंडिया में देखोगे, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, पर इंडिया का ग्रोथ देखा जाए तो बहुत कम रेट में हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे भले बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पर वहीं पे हमारा गांव कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। सिटीज़ तो आगे बढ़ेगी, वो हमारा इकोनॉमी का रूल है कि जितना पैसा आएगा सिटी आगे बढ़ेगा। गांव कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने सारे जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने सारे जगहों पे मुठभेड़ हो रहा है। वहाँ पे कोई पार्टी जाती नहीं है, बहुत कम जाती है, या तो फिर ऐसी जगह जाती है जहाँ पे उनको पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे। वो उस हिसाब से अभी आप देखिए बहुत सारे जगह पे रोड ख़राब है, अभी जैसे ही इलेक्शन आएगा वो रोड ऐसे साफ़ हो जाते हैं, इलेक्शन ख़त्म दूसरे महीने वहाँ पे गड्ढे चालू हो जाते हैं। तो वैसे सब ना करके एक प्रॉपर प्रोग्रेस वहाँ पे लाया जाएगा तो उस पार्टी को वोट मिलेगा। एक आखिरी सवाल, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, पीएम के चेहरे पे किसको देखना चाहते जो काम करे, ऐसा कोई हैं? अच्छा, ये नहीं है, जो यूथ को समझे, एजुकेशन ठीक करे। हमारा एजुकेशन बहुत पीछे चल रहा है, जो 100 साल पहले चल रहा था वही चल रहा है, कोई नया आधुनिक चीज़ें आई नहीं है। तो कोई कैंडिडेट नज़र पे नहीं है कि इसको मैं प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता अभी तो देखा जाए तो कोई है नहीं जो समझ रहा है यूथ के प्रॉब्लम को। सब एक पॉइंट को पकड़ के चल रहे कि हाँ इसके कारण मैं इनको वोट देना चाहूँगा। वो बाकी जो मेन पॉइंट है पोर्टफोलियो में ला दिए, मैनिफेस्टो में ला दिए, उससे नहीं होगा। काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पर मुद्दा आता है, और वो काम अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा, बहुत कम दिखा, पर वो दिख नहीं रहा है। ठीक, अजी आपका क्या कहना है इलेक्शन? मेरा नाम हरमीत सिंह गिल है, मैं भी बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, ऑब्वियसली बहुत काम किए हैं, लेकिन कुछ काम हैं जो उन्होंने स्किप किए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मणिपुर वाला इंसिडेंट, जी, वो उन्होंने पूरा ही छोड़ दिया, एक बार भी वो विज़िट भी नहीं करे उस इंसिडेंट में। अपने उन्होंने यहाँ तक कि गेम्स वगैरह, गेमर्स को बहुत सपोर्ट किया है, वो सब में गए हैं। लेकिन जो हमारे मेन जो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे कि मणिपुर इंसिडेंट, और हमारे 3 इडियट्स के रियल लाइफ करेक्टर फुनसुक वांगडू, वहाँ पे भी उनका बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बहुत सारे उनकी परेशानियाँ हैं। वो यहाँ तक कि स्ट्राइक पे भी उतरे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी वहाँ पे विज़िट नहीं किया, ना वहाँ पे अभी तक कुछ भी। लोकसभा चुनाव है ना, बहुत बिजी हैं, उनको जी, बहुत जी। सारा काम रहता है, तो बहुत सारी बिज़ी चीज़ें हैं, उनको लेकिन आप ये भी देखिए कि वो गेमर्स को विज़िट कर पा रहे हैं, वो अपने इन्फ्लुएंसर्स के जा पा रहे हैं, लेकिन ये सब जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्होंने उसमें तो कुछ नहीं किया। पर ये सब के लिए उनके पास वक्त है, और जो मेन हमारे जो मेन मुद्दे हैं हाँ, हाँ। देश के लिए, जी, उन पे उनका कोई अभी तक आया नहीं है। लेकिन उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने बहुत काम किया है देश के लिए। पूरा राम मंदिर अभी बनाया है, बहुत सभी हमारे रिलीजन है उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है राम मंदिर से। ऐसा नहीं है कि बस हिंदू ही हैं, जी, जी, सब को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मेरा यही कहना है। तो पीएम के चेहरे में इस बार किसको हाँ देखना जी, नरेंद्र मोदी चाहते हैं? जी, मोदी को देखना हाँ, उन्होंने काम तो किया है, बट मेरा यही कहना होगा कि उन्होंने काम किया है, मगर उन्हें ये सब भी देखना चाहिए कि देश में कुछ और भी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें उनको विज़िट करना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए बेसिकली। यस, बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ हैं जो विरोध कर रही हैं हमारी जो मौजूदा सरकार है। पहले आपको मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि अभी
बहुत सारी पार्टीज तो है नहीं, आप खुद जान रहे हैं अभी गठबंधन हो चुका है। जी 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 ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ हैं जो बाहर निकल गए हैं, जैसे आप बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं अभी ममता बनर्जी जी, उनको देख सकते हैं। बाकी केजरीवाल हो गए, और आपकी आप पार्टी कांग्रेस, और आपका जो बिहार की पार्टीज है वो सब मिल चुके हैं। तो अभी आप कुछ पार्टीज तो बोलिए मत, उसको एक ही पार्टी बोलिए, चलिए, अभी ठीक है। गठबंधन है क्योंकि तमाम पार्टियां एक तरफ है, हाँ। एक साथ हैं, और एक पार्टी जो है वो उसका सामना करने के लिए मैदान पे उतरी हुई है ना। क्या है मतलब राहुल गांधी को लेकर लोग जो बोल रहे हैं कि वो पैदल चल लिए तो उससे कुछ होगा नहीं, तो क्या लगता है वो इतना पैदल चले, पद यात्रा किए, हमेशा बोले और एक स्लोगन लेके चले कि नफरतों के बीच में मोहब्बत बांटने निकला हूँ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ पाया है कुछ 2024 के चुनाव में? वो पैदल चलना, वो मेहनत दिखेगा? जी, मुझे नहीं लगता कि मतलब सिर्फ यात्रा करने से हो जाता है। मैं उन्हें एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है पॉलिटिकल चीज़ों में। वो कभी ऑफिस पे नहीं बैठे, कभी उन्होंने कोई पोस्ट नहीं संभाली। सिर्फ एक पोस्ट संभाली है, वो भी अपनी पार्टी की पोस्ट। उन्होंने कभी गवर्नमेंट कैबिनेट में बैठा ही नहीं है, तो वो कैसे समझ सकते हैं राजनीतिक चीज़ों को अगर वो ऑफिस में बैठे ही नहीं तो। बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आप कॉलेज से निकलेंगे और आपको कंपनी में बोलेंगे कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको डायरेक्ट कॉलेज से निकले, आप क्या करोगे? आपको जब मौका ही नहीं मिल रहा है बैठने का, या आपको दबाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? और जैसे कि पद यात्रा की बात की गई है, पद यात्रा की बात की गई तो वो जैसे चले, वो बहुत सही बात है, उन्होंने चला। और वो अगर आप देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गरीबों के साथ उन्होंने ये तो नहीं किया कि अमीरों के साथ चल रहे हैं, वो गरीबों के साथ चले, उनका हाल व्यवहार सब जाना। भले उन्होंने काम नहीं किया, पर उन्होंने कोशिश की, जानने की कोशिश की कि हाँ, हमारे साथ, इनके साथ, मछुआरों के साथ क्या हो रहा है, उनके प्रतिदिन कैसा बीत रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट करेगा कि हाँ, क्योंकि अब लोगों का जो दिल है वो तुरंत बदलने वाला है। थोड़ा सा भी अगर आप एक प्यार देखोगे किसी इंसान की तरफ से, आपका दिल अपने आप उसके तरफ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि जो पदयात्रा इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करने वाला है। जी, मेरा ये मतलब नहीं है कि उनको असर नहीं करेगा उनकी पार्टी को, लेकिन वो जीत के लिए काफ़ी नहीं है। और रही बात जॉनथन का कहने का कि कॉलेज के बाद वाला जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्हें कैबिनेट में बैठने का ऑफ़र दिया गया था 2 बार, दोनों बार उन्होंने ठुकरा दिया था। तो उनकी गलती है उसमें, उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए हामी नहीं भरी। हाँ, तो अभी आप देखिएगा जब उसमें तो वो बिल्कुल सही बात कहा आपने, राहुल गांधी को 2 बार दिया गया था। मैं एक चीज़ ये करना चाह रहा हूँ, जो पूरी पद यात्रा थी, उस पद यात्रा का एक मुख्य केंद्र बिंदु था, वो ये था नफरत। हाँ, तो क्या सच में नफरत था? और जो नफरत दिख रहा है, मतलब वो जिस नफरत की लड़ाई लड़ रहे थे, पैदल चल रहे थे, कि वो नफरत था कि वो बनाया गया? सो मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि अभी आप जान रहे हैं कि धारा 370 अभी हटाया गया है कश्मीर से। उसके हटने से पहले उन्होंने क्यों हिम्मत नहीं किया कि वो कश्मीर तक पैदल चल सकें? उस समय तो नफ़रत था ना। अगर वो उस समय चलते तब हम मानते कि हाँ भाई नफ़रत थी, उन्होंने नफ़रत के बाज़ार में अपना मोहब्बत खिलाया है करके, लेकिन वहाँ तो कुछ किया नहीं उन्होंने। उनके परिवार में आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी आई है ना, उसके बाद मनमोहन सिंह तो सिर्फ डमी थे, सोनिया गांधी चला रही थी उनको पूरा, ठीक है, उनके पापा दादी सब लोग थे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी दादी ने तो बल्कि इमरजेंसी लगा दिया था उस चीज़ में। क्यों? उस चीज़ में भी आप अगर ऑनलाइन जाके देखेंगे सब चीज़, तो उसमें भी आपको पता चलेगा वो इमरजेंसी सिर्फ इसलिए लगाई थी क्योंकि उनको पता था कि मैं हार जाऊंगी करके। तो अगर उनको सिर्फ नफ़रत सही में हटानी थी, तो जब धारा 370 कश्मीर पे लगा हुआ था, हमारे कश्मीर, हिंदुस्तान के कश्मीर पे लगा हुआ था, तब उनको जाके वहाँ पे पदयात्रा करके आते, तब हम मानते कि हाँ भाई उन्होंने नफ़रत ख़त्म किया है। लेकिन अभी उनके यात्रा से कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो आप बोल रहे हो नफ़रत की बातें हैं, 370 हटाया गया है। तो मैं आपसे यही सेम सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ऑपोजिट पार्टी है, नाम नहीं ले रहा, जो ऑपोजिट पार्टी है, जब लद्दाख की जब लड़ाई चल रही थी, जब मणिपुर की लड़ाई चल रही थी, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब वो कहाँ थे? आप वो बताइए मेरे को। वो कहीं पे भी जा सकते थे। अब आपके पास एक पोस्ट है, तो आपके पास पावर है कि आप कहीं पे भी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। 4-5 महीने उसको अननोटिस किया गया, कहीं पे भी न्यूज़ चैनल में भी उल्टा सीधा सवाल कि पाकिस्तान से लड़की आई, उसके शादी, उसके बारे में न्यूज़ छपा गया। जहाँ पे लद्दाख में हमारे भाई बहन मर रहे थे, मणिपुर में जलाए गए थे, उस टाइम अभी की जो पार्टी है वो कहाँ थी? उस टाइम वो पार्टी क्या करना चाह रही थी?
उस टाइम बस मैं आपको एक सच बात बताऊं, उस टाइम वो पार्टी एक चीज़ को लेके चल रही थी जो आपको और मेरे को पता है, रिलीजन। और कोई भी चीज़ को वो पार्टी लेके नहीं चल रही थी। बहुत सारे अब डेवलपमेंट्स आए, क्यों नहीं आएंगे भाई? अब वो इकॉनमी है, इकॉनमी का प्रोसेस ही है कि वो आगे बढ़ेगी। ये किसी पार्टी ने करवाया करके अपन नहीं ले सकते। अब आपकी इंडियन की इकॉनमी बढ़ रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट होगा। अब बस इकॉनमी अकेले थोड़ी ना बढ़ती है, डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगी। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो एक सेट थिंग है कि जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। तो इकॉनमी बढ़ना और डेवलपमेंट बढ़ाना कोई एक बड़ी बात नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए तो। आपका जो सवाल था मैं इनसे उत्तर ले लेता हूँ, आप क्या कहना चाहिए? इन्होंने मणिपुर और लद्दाख वाला जो बोला, ठीक है, इस बीच में मैं मान रहा हूँ गलतियाँ हुई है, इस पार्टी से भी, बीजेपी पार्टियों से भी गलती हुई है। इस बीच में आपको एक चीज़ पता है कि बंगाल में भी ऐसा कुछ हुआ था लड़कियों के साथ, आपने सुना होगा, लेकिन उनके बारे में कोई मुद्दे नहीं उठाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, ठीक है। मेन इनको पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शुरू से कांग्रेस का, जब से अभी 10 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो मैं छोटा था, हम छोटे थे, हमको उतना ज़्यादा समझ आता नहीं था। अभी कुछ साल से हम समझ रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे, वो सिर्फ एक पॉइंट करते थे, उनकी सरकार वहाँ पे है तो उनको पॉइंट करो। देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनको हर जगह देखना है। ये मैं मान रहा हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उनको एक बार जाके मिलना था। लेकिन इस बीच में बंगाल में भी जो हुआ उसको भी ध्यान देना चाहिए था उनको। और जैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो G20 समिट इस बार हमने कंडक्ट कराया हमारे इंडिया ने, ठीक है। इतने 60 नहीं तो 55 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया, कभी ऐसा कुछ कराया? कभी नहीं कराया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैनिफेस्टो की बात पहले निकली थी, तो इस बार के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने एक चीज़ वो किया है कि 2036 का जो ओलंपिक है उसके लिए इंडिया बिड करेगा। कांग्रेस ऐसा कुछ हमारे लिए क्यों नहीं करता, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्यों नहीं करता? और इन्होंने फार्मर्स का बोला था, देखो मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ जो फार्मर्स बैठे थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअल फार्मर्स नहीं थे। आज आप देखेंगे फार्मर्स के पास ना अच्छे ट्रैक्टर्स हैं उनके पास, क्योंकि वो बहुत नीचे से आते हैं। हम शहर में रह रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ठीक है। उनके पास आप जाके देखिए ट्रैक्टर वैक्टर, ये वो बहुत अच्छे खासे घर से उन लोग आए थे। तो वो भी एक रहता है, वो फार्मर्स नहीं थे। एक्चुअल फार्मर्स जो थे उनके बारे में कोई नहीं दिखा रहा है। उनको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के उसमें वो कर रहे हैं करके। और एमएसपी का जो बात हुआ था, तो एमएसपी एक ऐसी चीज़ है जो एक मिनिमम वो रहनी चाहिए। अगर एमएसपी अभी बढ़ा देती सरकार ना, तो आपको जो आटा अभी 40 या 50 में मिल रहा है वो आपको 80-90 में मिलता। जो किसान वहाँ मांग कर रहे थे, वो अगर हो जाता तो आपको 90 रुपये या 100 रुपये किलो में भी आटा मिलता, वो इतना बढ़ जाता। क्या कहना चाहिए? अभी अगर आप एक नॉर्मल जनरल इंसान के हिसाब से आप देखा जाए, जहाँ पे आप एक गरीब परिवार को देख लीजिए आप, जहाँ पे उनको 30 रुपये किलो आटा या 50 रुपये किलो आटा मिल रहा है, जहाँ पे उनकी आमदनी जो है महीने की 5,000 रुपये हैं, जिसमें उनके बच्चे का फ़ीस हो गया, वो सब उनको संभालना पड़ता है। आप बताइए, अगर वो आटा 1 किलो 100 रुपये हो जाता, वो फैमिली उसको संभाल पाती? नहीं संभाल पाती, ऑब्वियस सी बात। अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अभी आप जैसे इन्होंने बात किया हमारे साथ कि मैनिफेस्टो की बात, इन्होंने एक सवाल किया था कि जो फार्मर थे वो ओरिजिनल फार्मर नहीं थे। उस समय नेट में चल भी रहा था, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, कि कुछ जो फार्मर थे वो आईफोन पकड़े हुए हैं। तो सवाल भी उठ रहे थे कि कहाँ से फार्मर हुए। देखिए इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक पुश्तैनी, जिनके पास करोड़ों एकड़ की ज़मीन थी। मेरे को लग रहा है इनके पास भी एकड़ों की ज़मीन थी, आपके पास, आप भी किसान परिवार से आते हो, तो आप गरीब तो नहीं हो, ऑब्वियसली बात। हाँ, तो वो किसान कैसे नहीं हुए? जब उनके पास ज़मीन है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो किसान उनको भी अफेक्ट करेगा। अब आप बोल रहे हो कि आपका नौकरी है, आपको अफेक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा इनसे, इन्होंने जो मैनिफेस्टो की बात की थी, जब पहली बार वो सरकार आई थी 2014 को, उनके मैनिफेस्टो में लद्दाख के बारे में जिक्र किया था, मणिपुर के बारे में जिक्र किया था। अभी इतना साल हो गया, उसके ऊपर एक भी काम नहीं हुआ है। आपने देखा, आप एक बार 2014 का मैनिफेस्टो निकाल के देखिए, उसमें मणिपुर के बारे में 6 जो अमेंडमेंट जो भी है, हाँ 6 शेड्यूल की जो बात की गई है, उसके बारे में बात की गई है। अभी 2014 से 2024 आ गए, काम कर सकते थे उस पर काम नहीं किया गया था। उसके कारण हमारे मणिपुर के भाई बहन जल रहे हैं, अनशन में बैठे हैं। वो सब की लद्दाख के लोग सब अनशन में बैठे हैं। क्यों हो रहा है ये? देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला, पॉइंट जो लास्ट इन्होंने बोला है, वो तो पता है मणिपुर और लद्दाख को, तो मैं तो
खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऐसा बीजेपी, अगर आप मेरे को समझ रहे हैं ना, तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई है। और देखिए गलतियाँ हर पार्टी से होती है, ठीक है। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी बहुत गलतियाँ हुई थी, उसका कच्चा चिट्ठा लेने बैठे तो आपको अभी लिस्ट हर पार्टी करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पार्टी सबसे अच्छी है, कुछ नहीं करेगी, हर पार्टियाँ गलती करती है, ठीक है। और फार्मर्स का जैसे इन्होंने मेरे ऊपर बोला कि मैं भी फार्मर फैमिली, तो ठीक है मेरे पास भी है ज़मीनें, तो मेरे अंडर जो फार्मर्स काम कर रहे हैं तो वो एक्चुअल फार्मर्स वो हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंडर पे ज़मीनें हैं, फार्मिंग चल रहा है तो मैं फार्मर हो जाऊँगा, मैं नहीं हूँ, है ना। हमारी ज़मीनें में जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल फार्मर्स है, तो उनको जाना चाहिए। अब फार्मर्स का कोई पॉइंट है तो मैं जाऊँगा तो कुछ होगा क्या, बताइए आप। एक्चुअल फार्मर्स तो वो हैं, और देखिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है। मेन जो अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था वो ये था कि जो फार्मर्स काम नहीं कर रहे, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है जो है, आप उनके ट्रैक्टर्स देखे होंगे उसमें म्यूज़िक सिस्टम्स लगे हैं, सब डिज़ाइनिंग सही है, वैसे सब नहीं होता फार्मर्स के बाद। वो खेत में चल ही नहीं सकता वैसा ट्रैक्टर, खेत में एकदम सिंपल नॉर्मल ट्रैक्टर्स चलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल फार्मर्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप अभी कुछ भी लीजिए, मार्केट का जो प्राइस है, जो भी सब्ज़ी हो गई कुछ भी हो गई, वो मेनली मौसम पे डिपेंड करता है। अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, टमाटर की खेती में थोड़ी सी कटौती हो जाएगी तो टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे। और लोग क्या करते हैं कि उसको रेट बढ़े तो सरकार की वजह से बढ़े, सरकार की वजह से नहीं बढ़े। तो सरकार हर जगह ध्यान देती है। अगर नुकसान हो गया और फार्मर्स को बोले नहीं आप 10 रुपये पहले बिक रहा था 10 रुपये में बेचो, हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे चलेगा, किसान तो वहाँ डूब जाएगा। तो वही है, लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर मौसम की वजह से किसान का नुकसान हुआ है फसल का, तो सरकार थोड़ा सा उसको भी देगी, तो उसके कारण रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए किसान है, किसान हमारा बैक होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर अपने को नॉर्मल लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना कि उनका जीवन कैसा बीत रहा है। अपन अब बस एक जन को देख रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, वो गलत बात है मेरे हिसाब से। अब देखिए हम टैक्स भरते हैं, हम बहुत सारा टैक्स भरते हैं, तो उसमें से गवर्नमेंट बहुत सारे जहाँ पे ये काला धन इस्तेमाल हो रहा है, वो काला धन के बदले अगर आप जब रीइंबर्स कर सकते हो फार्मर्स को, आप कर सकते हो, उस तरफ से आप दाम कम करवा सकते हो। वैसा मेरे को उतना नॉलेज है नहीं वैसे फार्मिंग के बारे में, पर मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ जो मेरे को एज अ जनरल क्लास फैमिली जो मैं हूँ, जो मेरे ऊपर बीतती है, मैं उस हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास है पैसा। ऐसी बात है नहीं कि इंडिया जहाँ पे हज़ारों करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों लोग रहते हैं, वहाँ पे टैक्स के थ्रू जो पैसे आते हैं वो बहुत है, और उसके थ्रू रीइंबर्समेंट हो सकता है। फार्मर्स के लिए अगर देखा जाए रीइंबर्समेंट हो सकता है। अब बस आप फार्मर को देखोगे, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लो क्लास फैमिली को आप इग्नोर करोगे तो वो तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। आप अभी देखिए बहुत सारे जो नॉर्मल फैमिलीज़ है सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, बच्चों का एजुकेशन नहीं संभाल पा रही है, वो सबको आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और एक और बात जो इन्होंने बोली थी G20 समिट के बारे में, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब हमारी आज़ादी हुई थी, जब आज़ादी हुई थी हमारी इकॉनमी माइनस में चल रही थी, वहाँ से उठा के कांग्रेस लाई है। आपने जैसे बोला कांग्रेस ने क्या किया, वो तो गलत बात इन्होंने कहा। IIM, IITs सब उन्होंने लाया, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन सब कांग्रेस ने लाया। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं उस टाइम 55-60 साल में। 55-60 साल में हमारी इंडिया की वो इकॉनमी नहीं थी कि वो G20 समिट करवा सके हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में उस टाइम, और अब आप बोलोगे स्पोर्ट्स के बारे में, आप बताइए हमारे स्पोर्ट्स में प्रिवेल कब होने लगा इंडिया में? पहले जब आप बोलते थे कि मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट, आपके मम्मी पापा मानते? मैं 55-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंजीनियरिंग पहले आती थी। उस टाइम अगर आप बोलने जाओगे कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, आपके मम्मी पापा आपसे क्या बोलते हैं? चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर। उस टाइम जब इन लोगों की ही मेंटालिटी वैसे थी कि स्पोर्ट्स नहीं खेलना, वहाँ पे गवर्नमेंट भी लाके क्या करेगी? जब उस टाइम अपने को ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए था, उस टाइम और कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन नहीं जा सकते थे। उस टाइम हमारी इंडिया की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, आप भी जानते हैं। बस ये कहना चाहूँगा कि इस बार 4 मुद्दे मेरे को चाहिए। हाँ। ऐसे आप बताइए कि जो इस बार अगर कोई पार्टी जीत के आती है 2024 में, कि जिसकी भी सरकार बनती है, वो 4 मुद्दे भारत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर काम होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट 4 मुद्दे बस। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फिर जो अभी जो हेट्रेड फैल रही है एक दूसरे के प्रति, उस पे काम करना चाहिए। वो सबसे मेन है, क्योंकि जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो जनरल लोग के लिए जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो, और जनरल लोग के लिए और थोड़ा सा रिलैक्समेंट लाया जाए सब चीज़ के लिए।
आपके 4 मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट, अगर इस बार पार्टी जीत की, कोई भी पार्टी आती तो कोई उस भी पे काम पार्टी करना। जीते वो तो है ही, लेकिन अभी मैं ये बोलता हूँ पार्टी जो है वही रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे के लिए बहुत प्लानिंग करके रखी है। जी। 4 मुद्दे मेन यही है। देखो, सबसे पहले तो लोगों की माइंडसेट इन्होंने चेंज किया। जैसे इन्होंने बोला कि पहले माइंडसेट ये था जॉब करना है, ये करना है, तो सबसे पहले इन्होंने माइंडसेट चेंज किया कि जॉब से नहीं, खेलने से भी आगे बढ़ सकते हैं लोग, उनसे भी कमाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें और ध्यान देना चाहिए। जो भी स्पोर्ट्स वाले हैं इनको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट की जैसे बात हुई, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट भी तभी बढ़ेगा जब आप सपोर्ट करोगे। आप जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस खोला, मैंने कोई बिज़नेस खोला, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही है, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा और पुशअप करें। और जो अभी जो जैसा बोल रहे हैं कि नॉर्मल पार्टीज़ हैं, नॉर्मल परिवार जो हैं वो अपना राशन नहीं ले पा रहे, तो अभी सरकार बहुत कुछ कर रही है। आपको मार्केट रेट में 40 रुपये में शक्कर मिलता है, या नॉर्मल जो कॉपरेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें 17 में मिलता है। तो वो चीज़ को और थोड़ा, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनको बढ़ाना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ है कि अपने देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो हम लोग 3rd इकोनॉमी पे हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और बस यही है। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये कुछ लोग थे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनके पास क्या मुद्दे थे लोकसभा इलेक्शन को लेकर, हमने जानने की कोशिश की। तमाम बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पे इन्होंने बातचीत किया और सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया इन्होंने अपने अपने शब्दों पे, अपने अपने जो उनके पास नॉलेज थे उसके हिसाब से। तो राजनीतिक में चमत्कार, राजनीतिक जो शय है उसमें चमत्कार होना दुर्लभ नहीं है, हमें चमत्कार देखने मिलते हैं, अभी भी देखने मिल रहे हैं। तो हमारे भारत में राजनीति एक उत्सव है, तो इसका आनंद लेते रहिए। आप देख रहे थे KP न्यूज़, मैं फैज़ान मनीष के साथ, शुक्रिया।